नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया पहुंचे प्रधानमंत्री। बाली में G20 नेताओं के साथ करेंगे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा। इस साल की थीम रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। G20 से इतर बाली में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात। दोनों देशों का संवाद जारी रखने पर जोर। करीब 3 घंटे चली वार्ता। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का काम पूरा। नामांकन पत्रों की जांच कल। पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान। 19 माह के निचले स्तर पर थोक मुद्रास्फीति अक्टूबर में रही 8.39%। खाने पीने की चीजें सस्ती होने से खुदरा महंगाई घटकर 6.77% पर आई। और साल 2022 के खेल पुरस्कारों का ऐलान। टेबल टेनिस स्टार शरद कमल अंचिता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, लक्ष्य सेन, निखत जरीन, सीमा पुनिया और प्रज्ञानानंद समेत 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड। और अब एक नजर कुछ अन्य मुख्य समाचारों पर। सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण को बहुत गंभीर मुद्दा करार दिया है और केंद्र से कहा है कि वो इसे रोकने के लिए कदम उठाए और इस दिशा में गंभीर प्रयास करे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से 2019 की उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें केंद्र और सभी राज्यों को शीर्ष अदालत की देखरेख में ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी को लेकर कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में 2 व्यवसायियों विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया है। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ये सीट मुलायम सिंह यादव के निधन की वजह से खाली हुई है। असम के तिनसुकिया जिले के पेंगेरी डिगबोई रोड पर बोटपाथर इलाके में कुछ आतंकियों ने सेना के बुलेट प्रूफ वाहन पर हमला करने की कोशिश की। सेना ने जवाबी कार्रवाई की। सर्च ऑपरेशन जारी है। 5 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज एमसी मेरी कॉम, 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और ओलंपियन शिवा केशवन को आईओए एथलीट आयोग के 10 सदस्य के रूप में निर्विरोध चुना गया। तुर्की में मध्य इस्तांबुल के व्यस्त इलाके में बम विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई और 81 घायल हुए हैं। यह विस्फोट तकसीम चौक इलाके में हुआ। उदारवादी नेता नताशा पर्क मूसर यूरोपीय देश स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। उन्होंने रविवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए रन ऑफ में देश के पूर्व विदेश मंत्री एंजे लोगर को मात दी। स्टार बल्लेबाज और टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 की सर्वश्रेष्ठ टीम में शामिल किया गया है। और अब खबरों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो वैश्विक विकास, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन जैसे मुद्दों के हल के लिए बाली में G20 के सदस्य देशों के नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया की राजधानी बाली रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि वो वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान निकालने में भारत की उपलब्धियों और अटूट प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करेंगे। इस दौरान उनके यूक्रेन संघर्ष के प्रभावों, खासकर खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्रों में इसके असर सहित वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने भारत के अगले महीने G20 की अध्यक्षता संभालने पर कहा कि बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो भारत को
G20 की अध्यक्षता सौंपेंगे, जो हमारे देश के लिए एक अहम पल होगा। भारत 1 दिसंबर 2022 से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के विषय पर आधारित होगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी पहली व्यक्तिगत बैठक की। बातचीत की शुरुआत में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि वो चीन के साथ संचार के रास्ते खुले रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से आपके और मेरे बीच संचार की लाइनें खुली रहने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे विचार से ये दिखाने की साझेदारी हमारे दोनों देशों के नेता साझा करते हैं कि चीन और अमेरिका अपने मतभेदों का प्रबंधन कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा को संघर्ष के करीब जाने से रोक सकते हैं और तत्कालिक वैश्विक मुद्दों पर एक साथ काम करने के तरीके ढूंढ सकते हैं, जिनके लिए हमारे पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता होती है। वहीं चीनी नेता ने कहा कि वो चीन अमेरिका संबंधों और प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर, रणनीतिक महत्व के मुद्दों पर जो बाइडेन के साथ विचारों का स्पष्ट और गहन आदान प्रदान करने के लिए तैयार है। As the leaders of our two nations, we share responsibility, in my view, to show that China and the United States can manage our differences, prevent competition from becoming anything ever near conflict, and to find ways to work together on urgent global issues that require our mutual cooperation. Crossroads. Where to go from here? This is a question that is not only on our mind, but also on the mind of all countries. The world expects that China and the United States will properly handle the relationship. और G20 की बैठक से जुड़े तमाम ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश सुमन, हम जानते हैं कि भारत के लिए ये पल ऐतिहासिक तो होने ही वाला है। भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी जाएगी, जो एक अहम पल होगा हमारे लिए। इसके अलावा तमाम ऐसी वैश्विक चुनौतियां हैं जिन पर मंथन और कार्रवाई की जरूरत हमारे सामने है। इन सब के मद्देनजर इस बार G20 में क्या कुछ खास रहने वाला है? प्रीति, सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनका विमान बाली में उतरा है और आज के हिसाब से आज उनका फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं है। अपने अधिकारियों के साथ उनका मंतव्य होगा, लेकिन कल सुबह से ही उनका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और सुबह पहले तो वो एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी से संबंधित जो बैठक है, सेशन है, उसमें भाग लेंगे। उसके बाद हेल्थ से संबंधित जो वन वर्ल्ड हेल्थ के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही बोल चुके हैं, तो उसमें अपने विचार व्यक्त करेंगे। और उसके बाद शाम में एक भारतीय समुदाय के लोगों से वहाँ बातचीत करेंगे, उसको संबोधित करेंगे। और उसके बाद देखिए एक कल्चरल इवेंट है, लेकिन इस बीच में यह भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वे G20 में शामिल कुछ अन्य नेताओं से भी मिलेंगे। और जो 2 दिनों का उनका कल और परसों कार्यक्रम है, उसमें इस बात की भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से ही मिलेंगे। तो निश्चित तौर पे ये भारत के लिए एक संपर्क करने का बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि G20 दुनिया के विकसित और तेजी से विकासशील देशों का एक संगठन है, और जिसमें कि कह सकते हैं कि अनौपचारिक रूप से परामर्श होता है कि दुनिया की जो आर्थिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को रणनीतिक तरीके से कैसे निपटा जाए। और यह जो G20 सम्मेलन हो रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैंडेमिक के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पे लाई जाए। और उसके अलावा जो एक दूसरी स्थिति उत्पन्न हुई है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो दुनिया की जो आपूर्ति श्रृंखला है, उसमें जो बाधा उत्पन्न हुई है, उस पर किस तरीके से उस श्रृंखला को पुनर्बहाल किया जाए। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कि पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। और इस G20 शिखर सम्मेलन से यह बात उभर कर सामने आएगी कि किस तरीके से भारत दुनिया के इस संकट में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। जो अभी तक यह दिखाई पड़ा है और बार बार भारत की तरफ से यह कहा भी गया है कि जो पैंडेमिक के दौर में भारत को जो अवसर मिला था, भारत ने वैक्सीन से लेकर जो खाद्य सामग्रियाँ हैं, उन सबसे लोगों को मदद की, दुनिया के देशों को मदद की। और यहाँ तक कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में भी कई देशों को हमने खाद्य उपलब्ध कराए। तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से दुनिया के अन्य देश
भारत की भूमिका को देखते हैं और किस तरीके से भारत, अमेरिका या रूस या चीन मिलकर किस तरीके से जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का किस तरीके से निपटारा करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत का समय है। और मुझे जो लगता है, मुझे जो जानकारी दी गई है कि जो अंत में एक 16 तारीख को एक कम्युनिके आना है, जिससे कि कह सकते हैं कि G20 का एक तरीके से एक डिक्लेरेशन होता है। उस डिक्लेरेशन में जो सर्वसम्मति से जो बातें तय होंगी उन बातों पर अमल कैसे किया जाएगा, इस पे भी चर्चा होगी। तो 1 दिसंबर से जो भारत को एक मिलने वाली है कमान G20 की, उस कमान के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 में मौजूद नेताओं को आमंत्रित करेंगे और वे इस सम्मेलन में यह भी बताएंगे कि किस तरीके से भारत ने, चाहे वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो या हेल्थ के मामले में या फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में भारत ने क्या पहल की है, और वे इस बात के लिए भी ताकीद करें कि यह टकराव का युग नहीं है, यह युद्ध का युग नहीं है, बल्कि यह समाधान निकालने सहयोग का युग है, जिसमें कि G20 भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तेजी से पारदर्शी निर्णय लेना और सर्वोत्तम संसाधनों की उपलब्धता देश की युद्ध की तैयारी के लिए आवश्यक है। रक्षा लेखा विभाग की तरफ से आयोजित कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि फैसले करने में देरी से समय और धन की हानि होती है और युद्ध की तैयारी प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में संसाधन सीमित हैं, उनका उपयोग करने में आर्थिक क्षेत्र की समझ पर उन्होंने जोर दिया और कहा कि संसाधनों का इस्तेमाल सही स्थान पर होना चाहिए और उन्हें बिल्कुल बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर फैसला करने में विलंब होगा तो युद्ध की तैयारी में भी कुछ कमी रह जाएगी। संसाधनों के विवेक की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो उससे मेरा तात्पर्य 2 बात मुझे। पहली, रिसोर्सेज का सही जगह पर उपयोग। दूसरी, उनकी किसी प्रकार से वेस्टेज न हो। ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्न्ड वाली बात रिसोर्सेज पर भी पूरी तरह से लागू होती है। और विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम आज पूरा हो गया है। अब तक कुल 316 पर्चे दाखिल किए गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी। गुरुवार को नाम वापस लिए जा सकते हैं। राज्य की 182 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में जिन जिलों में चुनाव होना है उनमें निर्वाचन क्षेत्र कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड़ शामिल हैं। इनमें अनुसूचित जाति की 7 और अनुसूचित जनजाति की 14 सीटें हैं। मतगणना हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव की भी की जाएगी। जल्दी से एक नजर चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मुकुल वासनिक, मोहन प्रकाश, पृथ्वीराज चौहान, वीके हरिप्रसाद समेत 42 नेताओं को क्षेत्रीय पर्यवेक्षक और लोकसभा क्षेत्रवार पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। गुजरात में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एकमात्र विधायक कांधाल जडेजा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों को बड़े सपने देखने और नए और विकसित भारत के सपने देखने का सुझाव दिया। वो बाल दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में उनसे मिलने आए बच्चों से बात कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि वो परिणाम की चिंता किए बिना कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहे और उन्हें बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रत्येक नई पीढ़ी नई संभावनाएं और नए सपने लेकर आती है। ये प्रौद्योगिकी और सूचना क्रांति का नया युग है। बच्चे अब घरेलू, सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों से अवगत हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें सही मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रदान करने का अधिक प्रयास करें और उन्हें विभिन्न गतिविधियों और चर्चाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। हम स्वयं बच्चों से काफी कुछ सीख सकते हैं। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर। आगे बढ़ते हैं, एक नजर डालते हैं राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति शहडोल जिले में आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से इस महीने की 27 तारीख को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव मांगे हैं। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 55वीं कड़ी होगी। कांग्रेस के राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के विराम के बाद महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के कलमनुरी से फिर आगे बढ़ी। आज यात्रा का 68वां दिन रहा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कडलूर जिले में बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उनके साथ वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने उन्हें प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे अभियानों के बारे में तमाम जानकारियां दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि राज्य के विरुद्ध एक साजिश रची जा रही है, जिसके तहत सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में संभागीय रबी उत्पादकता समीक्षा 2022 का उद्घाटन किया। एनसीपी के विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने अपने खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज किए गए फर्जी मामलों को लेकर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया है। राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही और न्यूनतम तापमान इस मौसम के औसत तापमान से 1 डिग्री अधिक 14.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर में घटकर 2 अंक से नीचे यानी 8.39% पर आ गई है। ईंधन और विनिर्मित उत्पादों के दाम घटने से थोक मुद्रास्फीति नीचे आई है। ये 19 माह में पहला मौका है जबकि थोक मुद्रास्फीति 1 अंक में रह गई है। इससे पहले मार्च 2021 में ये 7.89% पर थी। अप्रैल 2021 से थोक मुद्रास्फीति लगातार 18 महीने तक 2 अंक में यानी 10% से अधिक रही थी। सितंबर में यह 10.79% पर थी। अक्टूबर 2021 में थोक मुद्रास्फीति 13.83% थी। खनिज तेल, मूल धातु, फैब्रिकेटेड धातु उत्पाद, अन्य गैर धातु खनिज उत्पाद, खनिजों के दाम घटने से अक्टूबर 2022 में थोक मुद्रास्फीति घटी है। अक्टूबर में खाद्य वस्तुओं की महंगाई 8.33% रही, जो सितंबर 2022 में 11.03% थी। वहीं खाद्य उत्पादों के दाम कम होने से अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई घटकर 6.77% पर आ गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने सितंबर महीने में खुदरा मुद्रास्फीति 7.41% थी। अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हाल ही में मुक्त कराए गए शहर खेरसों का दौरा किया है। उन्होंने खेरसों में रूसी सेना की वापसी को युद्ध समाप्ति की शुरुआत बताया। रूसी सैनिकों को शहर पर कब्जा छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले यूक्रेन के पलटवार के बाद खेरसों के मुक्त होने का दावा किया जा रहा है। रूस के साथ करीब 9 महीने से जारी युद्ध में इसे यूक्रेन की अब तक की सबसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। यूक्रेन की सेना ने अपने जवाबी हमलों के जरिए देश में 3 बड़े क्षेत्रों को अब तक मुक्त करा लेने का दावा किया है। इन क्षेत्रों में कीव के उत्तर का इलाका, खार्किव का उत्तर पूर्व का इलाका और अब खेरसों और इसके आसपास की कई बस्तियां शामिल हैं। भारत से अमेरिका पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों की संख्या में 19% की वृद्धि हुई है। दिल्ली में अमेरिका के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2021-22 में करीब 2 लाख भारतीय छात्रों की अमेरिका वीजा भारतीय छात्रों को दिया गया। दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में वीजा काउंसिल मामले के प्रमुख डॉन हेफलिन ने यह बताया कि अमेरिका की ओपन डोर्स रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में पढ़ने वाले विदेश के छात्रों में 21% भारतीय हैं। अमेरिका भारतीय छात्रों को तरजीह देता है
और छात्रों को जानकारी देने के लिए अमेरिकी दूतावास ने दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु में विशेष परामर्श की व्यवस्था भी कर रखी है। खेल से जुड़े अवार्ड की बात करें तो साल 2022 के खेल पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 नवंबर को खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत के स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल को इस साल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। शरद कमल खेल रत्न पाने वाले दूसरे टेबल टेनिस खिलाड़ी हो सकते हैं। इस साल खेल के मैदान में शानदार प्रदर्शन करने वाले 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और एच.एस. प्रणय, एथलीट सीमा पुनिया, मुक्केबाज निखत जरीन और शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानानंद शामिल हैं। इसके साथ ही दूसरे खेल पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इनमें उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल और खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 भी दिया जाएगा। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 के लिए चुना गया है। तिरपनवा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। इस साल की दादा साहेब फाल्के अवार्ड की विजेता अभिनेत्री आशा पारेख की 3 फिल्में भी इसमें दिखाई जाएंगी। इस साल फिल्म फेस्टिवल में 79 देशों की 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारत की 25 फीचर फिल्मों और 20 गैर फीचर फिल्मों को इंडियन पैनोरमा में दिखाया जाएगा। 183 फिल्में अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्रामिंग का हिस्सा होंगी। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सोरा को दिया जाएगा। फ्रांस स्पॉटलाइट देश है और कंट्री फोकस पैकेज के तहत इसके 8 फिल्में दिखाई जाएंगी। "75 Creative Minds of Tomorrow" from 19 states. In this, youngest young minds from Haryana and Maharashtra, they are 18-year-old only from the music composing field. And 19 different states, including Northeast states, Assam, Manipur, Bihar, Jharkhand, Himachal, and Goa, they are all selected. And maximum winners from the Maharashtra, Tamil Nadu, Delhi, Uttar Pradesh, and West Bengal. 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो गया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन किया। व्यापार मेले की इस वर्ष की थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, यानी स्थानीय उत्पाद को समर्थन और वैश्विक स्तर तक विस्तार। 14 दिन के इस बड़े आयोजन का महत्व आजादी का अमृत महोत्सव के साथ और बढ़ जाता है। 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मेले में भाग ले रहे हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन सहित बाहर के 12 देश हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और हिमपात के बाद प्रमुख राजमार्ग बंद हो गए हैं, जबकि ऊंचाई वाले गांव से संपर्क टूट गया है। कुछ जिलों में एहतियातन स्कूल बंद करने की घोषणा की गई है। जम्मू क्षेत्र के पुंछ, राजौरी और दक्षिण कश्मीर के शोपियां को जोड़ने वाले मुगल रोड को पीर की गली और आसपास के क्षेत्रों में बर्फ जमा होने के बाद बंद कर दिया गया है। खराब मौसम के कारण बांदीपुरा गुरेज मार्ग को भी बंद कर दिया गया है। इस मौसम में पहली बार उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा, क्रालपोरा, पाजीपोरा और तंगधार इलाकों और बारामूला जिले के तंगमर्ग और मध्य कश्मीर के बडगाम के खान साहिब सहित कई जगहों पर हिमपात हुआ है। साथ ही बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में ऊंचाई वाले अधिकतर इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में करीब 6 इंच बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि गुरेज और माछिल में 12 इंच बर्फबारी हुई है। भारी हिमपात के कारण दूरदराज के कई इलाके जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कट गए हैं। 20 नवंबर तक किसी तरह के भारी हिमपात का पूर्वानुमान फिलहाल नहीं है। वहीं हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर रविवार रात से हिमपात हो रहा है। प्रदेश के 5 जिलों में बर्फबारी से 128 सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं लाहौल स्पीति का देश से संपर्क टूट गया है। देश आज बाल दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के लिए उनके योगदान को याद किया। संसद के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित
कई सांसदों ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शांतिवन जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड में इजाफा हुआ है। बर्फ की मोटी चादर बिछने से कई रास्ते भी बंद हो गए हैं। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी से जुड़ी कुछ तस्वीरों के साथ। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। चौदह नवंबर साल 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में हुआ। वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। वे संसदीय सरकार की स्थापना और विदेशी मामलों में गुटनिरपेक्ष नीतियों के लिए प्रख्यात हुए। साल 1916 में वे लखनऊ अधिवेशन के दौरान सर्वप्रथम महात्मा गांधी के संपर्क में आए। साल 1929 में नेहरू कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। इस अधिवेशन में भारत के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में संपूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। चाहे असहयोग आंदोलन की बात हो या फिर नमक सत्याग्रह या फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो, उन्होंने गांधी जी के हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों से बेहद लगाव होने के कारण उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहा गया। इसी लोकप्रियता के चलते देश भर में उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू को सबसे लंबे समय तक विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र की बागडोर संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। साल 1955 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया।